नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं क्षितेश श्रीवास्तव एक बार आप सभी का फिर से आपके अपने चैनल ज्ञान से गुरुकुल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमने आपके लिए 2 सीरीज़ 3 सीरीज़ चलाई हुई हैं। नंबर 1 आप हमसे पढ़ रहे हैं यूपी स्पेशल, दूसरा आप पढ़ रहे हैं हम ही से पढ़ रहे हैं रीज़निंग और तीसरा आपको इतिहास की रिकॉर्डेड बैच मिलना शुरू हो गई, है ना? उसके साथ-साथ हम आपको प्रैक्टिस सेशन दे रहे हैं मॉर्निंग में यूपी पुलिस के लिए जीके जीएस एंड शाम में यूपी पुलिस के लिए आपको इतिहास की प्रैक्टिस सेट मिल रहा है, ठीक है? हम आपको इस बात के लिए अवगत कराते हैं कि हम बहुत जल्द आप सभी के लिए पेट के लिए निःशुल्क एक बैच अनाउंस करेंगे। उस बैच को आप लोग सफल बनाइएगा। मुझे ऐसी उम्मीद है कि जब आप हमसे वो कंटेंट पढ़ेंगे पेट के लिए तो बहुत बेहतरीन स्कोर करके आएँगे और अपकमिंग एग्ज़ाम या यूपी में जो भी वैकेंसीज़ आने वाली हैं, उसके लिए वो बैच मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा और वो निःशुल्क होगा। एक बात और मैं आपसे यहाँ पे साझा करना चाहूँगा, ये है वो बात कि जो भी कंटेंट आपको यहाँ से मिल रहा है क्लास नोट्स, उन सभी की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा। आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिलेगा। आप उस पे क्लिक करेंगे, आप टेलीग्राम चैनल पर जाएँगे, उसको जॉइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको जितनी भी हमारी तरफ से क्लासेस दी जा रही हैं रिकॉर्डेड फॉर्म में या लाइव फॉर्म में, उन सभी का पीडीएफ नोट आपको उस लिंक में या उस चैनल में आपको मिल जाएगा। तो उस चैनल को ज़रूर जॉइन करिए। हमारा टेलीग्राम चैनल ज्ञानसु के नाम से है, आप उसे ज़रूर जॉइन करें। ठीक है? बहुत देरी नहीं करेंगे, आज हम जो बात करेंगे अपने उत्तर प्रदेश की सीरीज़ को आगे बढ़ाएँगे और उत्तर प्रदेश सीरीज़ की मैं बात करूँगा तो आज हम पढ़ेंगे प्रयागराज मंडल के बारे में। अभी तक हमने आपके साथ-साथ क्या पढ़ रखा है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँ। सबसे पहले हमने 6 जनपद वाले आपके 3 मंडल पढ़े। कौन-कौन से थे उसमें? उसमें आपके लखनऊ था, कानपुर था और मेरठ था। जब वो 6 जनपद वाले आपके मंडल कंप्लीट हुए तो उसके बाद हम आपसे जुड़े और हमने आपके ऐसे मंडलों के बारे में आपके सामने जानकारी साझा की आपके साथ जो आपके 5 जनपद वाले थे, तो ऐसे कितने मंडल थे? तो ऐसे आपके 2 मंडल थे। एक तो आपका का था अयोध्या मंडल और दूसरा आपका था मुरादाबाद मंडल। आज उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाएँगे हम उस सीरीज़ को और आज से हम ऐसे मंडलों का अध्ययन करना शुरू करेंगे जिसके अंतर्गत आपके 4 जनपद आते हैं, ठीक है? जिसके अंतर्गत आपके 4 जनपद आते हैं, उसी सीरीज़ को हम शुरू करेंगे। ऐसे कितने मंडल हैं जिसके अंतर्गत 4 जनपद आते हैं? तो मैं बता दूँ ऐसे 8 मंडल हैं जिसके अंतर्गत आपके 4 जनपद हैं, ठीक है? कितने जनपद हैं? 4 जनपद हैं। सबसे पहले मैं मंडल की बात करूँगा तो प्रयागराज मंडल के बारे में आज हम पढ़ेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चाहे आप वन डे एग्ज़ाम दे रहे हो, आप आरओ-एआरओ दे रहे हो, इलाहाबाद हाई कोर्ट का आरओ-एआरओ देने जा रहे हो, आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो व आपका अगर उसमें यूपी स्पेशल है, तो प्रयागराज मंडल से आपको 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलने की पूरी संभावना होती है, ऐसा, ठीक है? प्रयागराज मंडल से आपके हर एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन मिलने की पूरी संभावना होती है अगर उसमें आपका यूपी स्पेशल है। तो अब बहुत देरी नहीं करेंगे, अपने सेगमेंट पर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपके साथ जो साझा करूँगा, जो आपको जानकारी मैं बताऊँगा, 4 जनपद वाले ऐसे कितने मंडल हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। 4 जनपद वाले आपके मंडल हैं, वो मंडल हैं भैया आपके 8। कितने मंडल हैं? आपके 8 मंडल हैं। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही हो जाता है कि 4 जनपद वाले कुल कितने यूपी में मंडल हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए 8। कौन-कौन से होते हैं उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको 6 जनपद वाले मंडल को याद रखना ज़रूरी है। आपको 2 ऐसे मंडल हैं जिनमें 5 जनपद होते हैं, तो उनको याद करने की ज़रूरत है। आपसे ये नहीं पूछेगा कि निम्न में से कौन-सा ऐसा मंडल है, जिसमें 4 जनपद आते हैं। बस हाँ, इतनी कितने मंडल हैं ये आपको पता होना चाहिए। वो 8 मंडल हैं। कौन-कौन से हैं देख लेते हैं। सबसे पहले आज हम जो पढ़ेंगे वो प्रयागराज होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे अलीगढ़ मंडल, चित्रकूट धाम मंडल, बरेली मंडल, गोरखपुर मंडल, आगरा मंडल, वाराणसी मंडल और देवीपाटन मंडल, ठीक है? और देवीपाटन मंडल तो 8 ऐसे मंडल हो गए जिसके अंतर्गत कितने जनपद आते हैं आपके? आपके 4 जनपद आते हैं। क्लियर इतनी बात समझ में आ गई होगी? तो सबसे पहले इस 4 जनपद वाले मंडल की सीरीज़ को आज से हम शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो हम मंडल पढ़ेंगे वो आपका प्रयागराज मंडल हम आज इसका अध्ययन करेंगे और विस्तृत जानकारी इसके बारे में ग्रहण करेंगे, साझा करेंगे। आपके पास आपकी नोट्स होनी चाहिए, आपकी पेन होनी चाहिए, उसमें आप फैक्ट्स को नोट करते जाएँगे। धीरे-धीरे आपके पास एक ऐसी सीरीज़ होगी नोट्स की, जो जिसमें बहुत ऑथेंटिक और बहुत आपके एग्ज़ाम रिलेवेंट जानकारी होगी, तो आपकी नोट्स भी तैयार हो जाएगी। आप किसी भी एग्ज़ाम में जाएँगे, उस नोट को एक बार रिवाइज़ कर लीजिएगा, सारे क्वेश्चन मिलने की संभावना वहाँ से बढ़ जाती है। करंट अफ़ेयर को छोड़ के। सबसे पहले प्रयागराज मंडल की बात करूँगा तो प्रयागराज मंडल प्रदेश के ऐतिहासिक एवं पौराणिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रयागराज जो मंडल है आपका,
वो प्रदेश के ऐतिहासिक और पौराणिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यह मंडल काशी, अयोध्या तथा प्रयाग के त्रिकोण का पुरातन केंद्र है। किसका-किसका? काशी, अयोध्या तथा प्रयाग के त्रिकोण का पुरातन केंद्र रहा है। मतलब अगर मैं बोलूँ काशी, अयोध्या तथा प्रयाग का महत्वपूर्ण केंद्र क्या रहा है? तो प्रयागराज रहा है। क्या रहा है? प्रयागराज रहा है। तो प्रयागराज मंडल में कौन-कौन से जनपद हैं, वो आप समझ लीजिए। प्रयागराज मंडल में आपके 4 जनपद हैं। प्रयागराज एक तो खुद ही हो जाएगा, दूसरा कौशाम्बी, तीसरा फतेहपुर और चौथा प्रतापगढ़। कौन-कौन सा? प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर और प्रतापगढ़। एक बार और रिपीट करेंगे मेरे साथ। प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर और आपका प्रतापगढ़, 4 जनपद हुए। कौन-कौन से? प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर और प्रतापगढ़, 4 जनपद ऐसे हैं जो प्रयागराज मंडल पर आते हैं। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे प्रयागराज के बारे में। प्रयागराज का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की मैं बात करूँ तो मूंज उत्पाद है। क्या है आपका? मूंज उत्पाद। प्रयागराज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट मूंज उत्पाद। वन डिस्ट्रिक्ट वन क्यूजीन की बात करूँ तो अमरूद और कचौड़ी, अमरूद और कचौड़ी। प्रयागराज जिसे हम पूर्व में इलाहाबाद के नाम से भी जानते हैं, ये आपको भी पता है। जानते थे उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख ऐतिहासिक और धार्मिक जिला रहा है। इसे प्रदेश की न्यायिक राजधानी के रूप में भी जानते हैं। प्रदेश की न्यायिक राजधानी के रूप में किसे जाना जाता है? तो आप बोलोगे सर प्रदेश न्यायिक राजधानी के रूप में हम प्रयागराज को जानते हैं। प्रदेश की न्यायिक राजधानी के रूप में हम किसे जानते हैं? हम जानते हैं प्रयागराज को। गंगा, यमुना तथा सरस्वती जो कि अदृश्य नदी है, गंगा, यमुना तथा अदृश्य का त्रिवेणी संगम कहाँ पर मिलता है आपका? त्रिवेणी नदियों के संगम कहाँ पर है आपका? प्रयागराज में है। आप सभी जानते हैं, इम्पोर्टेंट है, इसकी जानकारी आपको ऑलरेडी है। गंगा, यमुना और सरस्वती जो कि सरस्वती अदृश्य नदी की श्रेणी में आती हैं, तो इन सभी का संगम कहाँ होता है? प्रयागराज के संगम में इनका मिलन होता है, जहाँ पर प्रत्येक 12 वर्ष पर महाकुंभ का आयोजन होता है। प्रत्येक 12 वर्ष पर महाकुंभ का आयोजन होता है और 6 वर्ष पर कुंभ का आयोजन होता है। 6 वर्ष पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। तो महाकुंभ 12 वर्ष पर, 6 वर्ष पर आपका कुंभ मेला और प्रत्येक वर्ष यहाँ पर माघ मेले का आयोजन होता है और प्रत्येक वर्ष यहाँ पर माघ मेले का आयोजन होता है। इतनी जानकारी आपके साथ मैंने साझा की। महाकुंभ कहाँ लगता है? प्रयागराज में। कितने वर्ष के अंतराल पर? 12 वर्ष के अंतराल पर। कुंभ मेले का आयोजन 6 वर्ष के अंतराल पर होता है। कहाँ पर? प्रयागराज के संगम में। और माघ मेले का आयोजन कहाँ होता है? प्रयागराज के संगम में होता है और ये प्रति वर्ष होता है। मुगल सम्राट अकबर 1574 ईस्वी में प्रयाग का नाम बदलकर इलाहाबाद रखा था। तो आपसे क्वेश्चन आ जाए प्रयागराज का नाम परिवर्तित करके इलाहाबाद किसने रखा था? तो इलाहाबाद नामकरण किया था किसने? अकबर ने। कब किया था? 1574 ईस्वी में। कब किया था? 1574 ईस्वी में। जिसे 2018 में परिवर्तित करके पुनः प्रयागराज किया गया। किसके द्वारा? माननीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। आपसे क्वेश्चन आए किस मुगल शासक ने प्रयागराज का नाम परिवर्तित करके इलाहाबाद रखा? तो आपका आंसर होना चाहिए अकबर। कब रखा था? तो 1574 ईस्वी में। इसका नाम परिवर्तित करके प्रयागराज किसने रखा? तो माननीय हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। कब? वर्ष 2018 में। ऐसी मान्यता है कि ब्रह्मा जी ने यहीं पर सृष्टि की रचना करने से पूर्व यज्ञ किया था। ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। ऐसा मानना है, पौराणिक मान्यता ऐसी है कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी, तो सबसे पहले रचना करने से पहले प्रयागराज वह स्थान था, जहाँ पर उन्होंने सबसे पहले यज्ञ किया था। ठीक है? जहाँ पर उन्होंने सबसे पहले यज्ञ किया था, उसके बाद सृष्टि की रचना आरंभ की थी। सम्राट हर्षवर्धन प्रयागराज में ही प्रत्येक 5वें वर्ष महामोक्ष परिषद का आयोजन करते थे। ठीक है? कौन? सम्राट हर्षवर्धन। सम्राट हर्षवर्धन प्रयागराज में ही प्रत्येक 5वें वर्ष महामोक्ष परिषद का आयोजन करते थे। ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सम्राट हर्षवर्धन कहाँ पर प्रत्येक वर्ष महामोक्ष परिषद का आयोजन करते थे? तो आपका आंसर होना चाहिए प्रयागराज। क्या होना चाहिए आंसर आपका? आपका आंसर होना चाहिए प्रयागराज। कितनी बातें क्लियर हुई? अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं प्रयागराज जनपद के बारे में। और भी जानकारी हम देखेंगे, पढ़ेंगे और सीखेंगे, अपने नोट्स को सजाते चलेंगे और कोई भी ऐसा एग्जाम होगा जिसमें यूपी स्पेशल आएगा, तो आपसे क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, अगर आपने ये नोट्स प्रॉपर तैयार की। अगर मैं इलाहाबाद के प्रमुख शैक्षणिक संस्थान की बात करता हूँ, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887 ईस्वी में जिसमें निर्माण हुआ था, ये कहाँ पर है? तो आप जानते हो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, तो कहाँ होगा? ये प्रयागराज में ही होगा। यहाँ से इम्पोर्टेंट क्या है? यहाँ से इम्पोर्टेंट है ये कब निर्मित किया गया था?
1887 ईस्वी में। कब? 1887 ईस्वी में, जिसे पूर्व का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है। अब ये क्वेश्चन आपका पूर्व का ऑक्सफोर्ड जूनियर असिस्टेंट 5512 के एग्जाम में आया हुआ है। इसे कहा जाता है पूर्व का ऑक्सफोर्ड, तो आपको पता होना चाहिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय को हम पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना आपकी 1887 ईस्वी में हुई थी। सैम हिमिंगटन, क्या नाम है? सैम हिगिनटन, मैं फिर से करेक्ट कर रहा हूँ, सैम हिगिन बॉटम, ठीक है? यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी एंड साइंसेस कहाँ है? जिसकी स्थापना 1910 में हुई थी। इसकी स्थापना 1910 में हुई थी। ये आपकी प्रयागराज में है। सैम हिगिनबॉटम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी एंड साइंसेस कहाँ पर है? ये प्रयागराज में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कब स्थापित हुआ था? 1902। जो इंपॉर्टेंट है उसके ईयर मैंने आपके साथ साझा किए हैं यहाँ पे, ईयर भूलिएगा नहीं। मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज प्रयागराज में है। मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ एंड फिजिक्स प्रयागराज में है। शीलाधर मृदा संस्थान प्रयागराज में है। केंद्रीय अंतःस्थलीय मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान, ये भी आपका प्रयागराज में है। जेबी पंत सामाजिक विज्ञान अनुसंधान संस्थान, ये भी आपका प्रयागराज में है। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जिसे हम MNNIT के नाम से जानते हैं, ये भी आपका प्रयागराज में है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, जिसे हम ट्रिपल आईटी के नाम से भी जानते हैं, ये कहाँ पर है? आपका प्रयागराज में है। कहाँ पर है? आपका प्रयागराज में है। तो ये प्रमुख आपके प्रयागराज के शैक्षणिक संस्थान मैंने आपके साथ साझा किए। मुझे उम्मीद है कि अब इन फैक्ट को आप जरूर नोट करेंगे और आपके एग्जाम में आएंगे तो आप फुल मार्क्स लेकर वहां से आएंगे। इतने प्रमुख संस्थान हैं जिसके ईयर इंपॉर्टेंट हैं, वो मैंने आपके साथ मेंशन कर रखा है क्वेश्चन में। आप उसे नोट जरूर करिएगा, चीजों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। कोई भी डाउट हो, किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन हो, तो कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए ओपन है। कोई भी सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए ओपन है। नीचे कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है? कमेंट जरूर करिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा इस सेशन के बाद। महत्वपूर्ण इमारत की मैं बात करूं, प्रयागराज की महत्वपूर्ण इमारत, सबसे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट की मैं बात करता हूं। यह न्यायालय मूल रूप से भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत उत्तर पश्चिमी प्रदेशों के लिए आगरा 1866 में स्थापित किया गया था। ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है सबसे पहले कहाँ स्थापित हुआ था? तो 1866 में ये आगरा में स्थापित हुआ था। कैसे प्रदेशों के लिए? उत्तर पश्चिमी प्रदेशों के लिए। उत्तर पश्चिमी प्रदेशों के लिए इसकी स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? तो भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत। ठीक है, इसके पहले मुख्य न्यायाधीश की मैं बात करूं तो सर वॉल्टर मॉर्गन इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन आता है इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश कौन थे? तो सर वॉल्टर मॉर्गन जो थे, इसके पहले न्यायाधीश थे। स्वतंत्रता के बाद पहले न्यायाधीश कौन बने? विधुभूषण मलिक। दोनों इंपॉर्टेंट हैं आपके। अगर पूछा जाए इस उच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश कौन थे, तो सर वॉल्टर मॉर्गन। सर वॉल्टर मॉर्गन इसके पहले न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश। लेकिन आजादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद, इस न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश विधुभूषण मलिक जी थे। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आजादी के बाद विधुभूषण मलिक जी इसके मुख्य न्यायाधीश थे। 1869 में इसे इलाहाबाद स्थानांतरित किया गया था। इंपॉर्टेंट है, 1869 ईस्वी में आगरा से इसे उठा के मीन्स स्थानांतरित किया गया। इसकी कार्यपालिका को 1869 में कहा से? आगरा से उठा के प्रयागराज से स्थानांतरित किया गया। ऐसे उठा के नहीं स्थानांतरित किया गया, इसकी कार्य प्रणाली को, इसकी जो भी स्थितियां हैं उसको स्थानांतरित किया गया। समझ में आ गई मेरी बात? नहीं तो आप समझो केक का टुकड़ा आगरा से उठाया और प्रयागराज में स्थापित कर दिया, ऐसा कुछ नहीं था। इसके वास्तुकार कौन थे? फ्रैंक लिशमैन। इसके वास्तुकार से क्वेश्चन आता है। इसके वास्तुकार थे फ्रैंक लिशमैन। आपको इतनी जानकारी इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, आपकी इलाहाबाद हाई कोर्ट से संबंधित। ठीक है, इन सभी इंफॉर्मेशन को आप नोट करेंगे। आगे बढ़ेंगे, हम अगली इमारत पर चलेंगे। इलाहाबाद का जो अगली इमारत है आपकी कौन सी भैया? इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जिसे म्योर सेंट्रल कॉलेज के नाम से, देखो दो चीजें हैं, एक इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, उसमें मर्ज हुआ था म्योर सेंट्रल कॉलेज। ठीक है, ये अलग कॉलेज था लेकिन दोनों को मिक्स कर दिया गया, और जब मर्ज हो गया तो उसके बाद इस पूरी बिल्डिंग को, इस पूरे कैंपस को इलाहाबाद विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं। जहां तक मेरी जानकारी है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। ठीक है, सन 1866 ईस्वी में
इलाहाबाद में म्योर सेंट्रल कॉलेज की स्थापना की गई। इस कॉलेज का नाम तत्कालीन संयुक्त प्रांत के गवर्नर विलियम म्योर के नाम पर था। विलियम म्योर के नाम पर इसका नाम रखा गया म्योर सेंट्रल कॉलेज का। कब इसकी स्थापना हुई? 1866 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। यह कॉलेज आगे चलकर इलाहाबाद विश्वविद्यालय का महत्वपूर्ण हिस्सा बना। इसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय को अब यहाँ से आपके लिए समझिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय मैंने आपको बताया था, इसे किस नाम से जानते हैं? पूर्व का ऑक्सफोर्ड के नाम से जानते हैं। इसके वास्तुकार कौन थे? विलियम इमर्सन, ये भी इंपॉर्टेंट है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कौन हैं वास्तुकार? विलियम इमर्सन इसके वास्तुकार थे। कौन थे? विलियम इमर्सन। इतनी बात समझ में आई? ऑल सेंट कैथेड्रल चर्च, जिसे पत्थर गिरजाघर के नाम से भी जानते हैं, ये भी एक इम्पोर्टेंट इमारत है। ऑल सेंट्स कैथेड्रल चर्च, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। ऑल सेंट कैथेड्रल चर्च ये कहाँ पर है? प्रयागराज में, जिसे हम पत्थर गिरजाघर के नाम से जानते हैं। इसके वास्तुकार कौन थे? तो इसके वास्तुकार आपके थे कौन? इसके वास्तुकार थे विलियम इमर्सन, ठीक है? कौन थे? विलियम इमर्सन। विलियम इमर्सन आपके इलाहाबाद विश्वविद्यालय के भी वास्तुकार थे और विलियम इमर्सन ही आपके ऑल सेंट्स कैथेड्रल चर्च, जिसे हम पत्थर गिरजाघर के नाम से जानते हैं, इसके भी वास्तुकार रहे हैं। 1871 में निर्मित यह ब्रिटिशकालीन चर्च है जो प्रयागराज में है। यह चर्च गोथिक शैली में बनाया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। ऑल सेंट कैथेड्रल चर्च, जिसे पत्थर गिरजाघर के नाम से जानते हैं, किस शैली में बनाया गया है? तो ये आपका गोथिक शैली में बनाया गया है। किस शैली में? गोथिक शैली में ये बनाया गया है, सॉरी। किस शैली में? गोथिक शैली में इसका निर्माण हुआ है। इतना समझ में आया? कुछ प्रमुख इमारत की मैं बात कर रहा हूँ। हमने इलाहाबाद विश्वविद्यालय को जाना, हमने ऑल सेंट कैथेड्रल चर्च को जाना, जिसे पत्थर गिरजाघर के नाम से जानते हैं। हमने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के बारे में जाना। आगे की जानकारी देखते हैं हम। आपकी अगली जानकारी है प्रमुख पर्यटन स्थल। अगर मैं प्रयागराज के प्रमुख पर्यटन स्थल की मैं बात करता हूँ, तो यहीं पर है आपका मिंटो पार्क। कहाँ पे है? प्रयागराज में। श्रृंगवेरपुर प्रयागराज में है। नाग वासुकी मंदिर आपका प्रयागराज में है। भारद्वाज मुनि आश्रम आपका प्रयागराज में है। फांसी इमली शहीद स्थल, ये भी आपका प्रयागराज में है। चंद्रशेखर आजाद पार्क, जिसका पूर्व नाम था अल्फ्रेड पार्क, जहाँ पर चंद्रशेखर आजाद जी ने अपने आप को गोली मारी थी। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद पार्क यानी अल्फ्रेड पार्क कहाँ पे है? ये आपका प्रयागराज में है। प्राचीन अक्षय वट, ये भी आपका प्रयागराज में है। प्राचीन अक्षय वट कहाँ पर है? प्रयागराज में है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँ तो यहाँ पर लेटे हुए हनुमान मंदिर, लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, प्रयागराज में स्थित है। कौन-कौन से हैं पर्यटन स्थल? मिंटो पार्क, श्रृंगवेरपुर, नागवासुकी मंदिर, भारद्वाज मुनि आश्रम, भासे इमली शहीद स्थल, चंद्रशेखर आजाद पार्क, अल्फ्रेड पार्क, जिसे हम जानते थे, और प्राचीन अक्षय वट। प्राचीन अक्षय वट ये आप सभी के कहाँ पर हैं? ये सभी आपके प्रयागराज में हैं और ये प्रयागराज के क्या हैं? पर्यटन स्थल हैं। अन्य तथ्य की मैं बात करता हूँ प्रयागराज से संबंधित, तो हिंदी साहित्य सम्मेलन जो 1910 में हुआ था, वो कहाँ पर हुआ था? आपका प्रयागराज में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? प्रयागराज में। हिंदी साहित्य सम्मेलन जो कि 1910 में हुआ था, कहाँ पर हुआ था? प्रयागराज में हुआ था। प्रयागराज में ही वैद्यनाथ आयुर्वेदिक औषधि फर्म तथा नैनी एग्रो स्पेस लिमिटेड स्थित है। 2 इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है। प्रयागराज में ही वैद्यनाथ आयुर्वेदिक फर्म तथा नैनी एग्रो स्पेस लिमिटेड आपका प्रयागराज में ही है। जिसमें से अगर मुझे इम्पोर्टेंट चुनना हो तो वैद्यनाथ आयुर्वेदिक औषधि फर्म या फर्म कहाँ पर है आपका? प्रयागराज में है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विधानसभा उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विधानसभा सदस्यों वाला जिला प्रयागराज है। ठीक है? उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विधानसभा सदस्यों वाला जिला प्रयागराज है। इतना क्लियर हुआ, जिसमें सदस्यों की संख्या कितनी है? जिसमें सदस्यों की संख्या 12 है। मैंने आपके साथ साझा किया था कि प्रदेश का सबसे बड़ा विधानसभा, ठीक है? प्रदेश का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्रफल वाला स्पेस कौन-सा है? तो आपको मैंने बताया था गाज़ियाबाद का साहिबाबाद, गाज़ियाबाद का साहिबाबाद। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से वो बड़ा है, लेकिन विधानसभा सदस्यों वाला जिला की बात आ जाए, तो प्रयागराज है, जिसमें सदस्यों की संख्या कितनी है? 12 है। इसमें सदस्यों की संख्या कितनी है? 12 है। अब मुझे उम्मीद है कि ये आपका क्लियर हो गया, ठीक है? विधानसभा सदस्यों वाला जिला प्रयागराज है, जिसमें सदस्यों की संख्या कितनी है? 12 है। प्रयागराज जनपद में ही प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा पर आधारित सिटी पार्क स्थापित होना प्रस्तावित है। अभी स्थापित नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर ऐसा होना प्रस्तावित है। क्या होना प्रस्तावित है? प्रयागराज जनपद में ही प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा पर आधारित सिटी पार्क
अगर क्वेश्चन आपसे है कि प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा पर आधारित सिटी पार्क स्थापित होना कहाँ पर प्रस्तावित है, तो आपका आंसर होना चाहिए प्रयागराज। आपका आंसर क्या होना चाहिए? प्रयागराज। व्हाइट टाइगर सफारी पार्क की स्थापना भी प्रयागराज में होना प्रस्तावित है, अभी हुई नहीं है। व्हाइट टाइगर सफारी पार्क की स्थापना भी आपकी कहाँ पर होगी? इसकी स्थापना भी आपकी प्रयागराज में होगी। चांद खमारिया कृष्ण मृग आरक्षित वन क्षेत्र कौन? चांद खमरिया कृष्ण मृग आरक्षित वन क्षेत्र जो कि मेजा उत्तर प्रदेश में है, प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार है। प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है? चांद खमरिया कृष्ण मृग आरक्षित वन क्षेत्र जो आपका प्रयागराज के मेजा क्षेत्र में स्थित है, जो आपके प्रयागराज के मेजा क्षेत्र में स्थित है। यह प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार है, प्रदेश का सबसे बड़ा आपका पक्षी विहार है। आगे बढ़ेंगे। प्रमुख व्यक्ति की मैं बात करूं जिन्होंने प्रयागराज की भूमि पर जन्म लिया और इसे क्या किया? साकार किया। इतिहास की दृष्टि से भी और प्राचीन की दृष्टि से, वर्तमान की दृष्टि से, हर क्षेत्र से प्रयागराज महत्वपूर्ण लोगों के जन्म स्थान रहा है, इसलिए इसके बारे में चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैं बात करूँगा, इस जनपद में जन्म लिया है मोतीलाल नेहरू जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने, इंदिरा गांधी जी ने। वीपी सिंह ये भी पूर्व प्रधानमंत्री थे। हरिवंश राय बच्चन जी, इनका मूल जन्म स्थान तो माना जाता है प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ इनका मूल स्थान है। लेकिन अगर प्रतापगढ़ ना रहे तो हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म स्थान कहाँ है? हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म स्थान प्रयागराज माना जाएगा। अगर प्रयागराज ऑप्शन में नहीं है तो प्रतापगढ़ हो जाएगा। अगर अगर मैं आपसे बोलूँ कि अमिताभ बच्चन जी का जन्म स्थान अगर आ जाए आपसे, अमिताभ बच्चन, इनका जन्म स्थान अगर आपसे पूछ ले तब इनका जन्म स्थान आपका प्रयागराज होगा, तब इनका जन्म स्थान प्रयागराज होगा। ठीक है? लेकिन हरिवंश राय बच्चन जी का मूल जन्म स्थान प्रतापगढ़ है। जब ऑप्शन में ना रहे तो प्रयागराज पर हम जा सकते हैं। पुरुषोत्तम दास टंडन जी का इनका भी जन्म प्रयागराज रहा है। मदन मोहन मालवीय जी का जन्म स्थान आपका प्रयागराज रहा है। मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर के नाम से इनको जानते थे। इनका भी जन्म स्थान आपका प्रयागराज रहा है। निखिल चोपड़ा जो क्रिकेटर रहे हैं भारत के, इनका भी जन्म स्थान प्रयागराज रहा है। मोहम्मद कैफ फेमस क्रिकेटर हैं भारत के, इनका भी जन्म स्थान प्रयागराज रहा है। धर्मवीर भारती जिन्होंने गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, अंधा युग के लेखक थे, कौन? धर्मवीर भारती जी, इनका भी जन्म स्थान प्रयागराज रहा है। जानकी बाई जिनका उपनाम हम छप्पन छुरी के नाम से जानते थे, ये 20वीं सदी की प्रसिद्ध गायिका थी। 20वीं सदी की प्रसिद्ध गायिका थी जानकी बाई, जिन्हें हम छप्पन छुरी के नाम से भी जानते हैं। 20वीं सदी की प्रसिद्ध क्या है? गायिका हैं। हरिप्रसाद चौरसिया प्रसिद्ध बांसुरी वादक, इनका भी जन्म कहाँ हुआ है? प्रयागराज में। इनका भी जन्म कहाँ हुआ है? प्रयागराज में। तो ये महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जो इनका जन्म स्थान क्या रहा है? प्रयागराज में रहा है, तो इनको आप भूलिएगा नहीं। ये सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाएंगे, तो इनकी प्रॉपर नोट्स जरूर बनाते चलिए। इनकी हम प्रॉपर नोट्स ज़रूर बनाते चलेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बस एक बात ना भूलिएगा, हरिवंश राय बच्चन जी का मूल जन्म स्थान प्रतापगढ़ है। लेकिन अगर आपसे प्रतापगढ़ ऑप्शन में ना रहे, तब हम जाएँगे किसके साथ? प्रयागराज के साथ। हम किसके साथ जाएँगे? प्रयागराज के साथ। इतनी बात, इतनी जानकारी मैंने आपसे प्रयागराज जनपद के बारे में साझा की। इसके अन्य जनपद की मैं बात करूँ, अगला जो जनपद है आपका कौशाम्बी। अगला जो जनपद है आपका कौशाम्बी जनपद की मैं बात करूँगा। सबसे पहले मैंने आपको प्रयागराज बता दिया। अगला जनपद है जो प्रयागराज मंडल के अंतर्गत ही आता है आपका कौशाम्बी जनपद। अगला कौन-सा जनपद है आपका? कौशाम्बी जनपद। कौशाम्बी जनपद की बात करूँ तो यहाँ पे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात की जाए तो यहाँ का केला है। वन डिस्ट्रिक्ट वन क्यूज़िन की बात करूँ तो आपकी गुड़ से निर्मित मिठाइयाँ हैं। मुख्यालय इसका मंझनपुर है। उपनाम इसे अमर नगरीय स्थल के नाम से जानते हैं कौशाम्बी को, आद्य नगरीय स्थल के नाम से भी जानते हैं। ये दोनों ही आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं उपनाम, इसलिए इसको याद रखना। अमर नगरीय स्थल कौशाम्बी है, आद्य नगरीय स्थल भी कौशाम्बी को कहा जाता है। ये दोनों उपनाम किसके हैं? कौशाम्बी जनपद के हैं। कौशाम्बी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौशाम्बी वत्स महाजनपद की राजधानी थी। ये भी इम्पोर्टेंट है। कौशाम्बी किस जनपद की राजधानी थी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व? तो ये थी आपकी वत्स महाजनपद की राजधानी थी। जैन धर्म के दृष्टिकोण से देखा जाए तो जैन धर्म के छठे तीर्थंकर पद्म प्रभु, ठीक है? जैन धर्म के छठे तीर्थंकर पद्म प्रभु जी का जन्म स्थली कौशाम्बी रहा है। जैन धर्म के छठे तीर्थंकर पद्म प्रभु जी का भी जन्म स्थान आपका कौशाम्बी रहा है। महात्मा बुद्ध ने अपना 9वां वर्षा ऋतु यहीं पर मनाया था। महात्मा बुद्ध ने अपना 9वां वर्षा ऋतु कहाँ व्यतीत किया था?
कौशाम्बी जनपद में विदित किया था। तो ये जो जनपद है आपका कौशाम्बी जनपद, ये जैन धर्म के दृष्टिकोण से और बौद्ध धर्म के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए ये सभी जानकारी आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। कौशाम्बी जनपद के पर्यटन स्थल की मैं बात करूँ, तो माँ शीतला कड़ा धाम बहुत प्रसिद्ध हैं। शीतला देवी जी का उदयन का किला कहाँ पर है आपका? उदयन का किला पर्यटन स्थल के रूप में कौशाम्बी में है। घोषित एवं कुक्कुटो राम विहार कहाँ है? घोषित एवं कुक्कुटो राम विहार आपका कौशाम्बी जनपद में है। इसको घोषिताराम के नाम से भी जानते हैं। संत मलूक दास का आश्रम कहाँ है? कौशाम्बी में है। ख्वाजा कड़क शाह की मज़ार भी आपकी कहाँ है? कौशाम्बी में। ख्वाजा कड़क शाह की मज़ार भी आपकी कहाँ पर है? कौशाम्बी जनपद में है। तो ये हो गया कौशाम्बी जनपद से संबंधित तथ्य। और देखेंगे अगर इसके बारे में कोई जानकारी है तो उसको भी साथ में चलते चलेंगे। अन्य तथ्य की मैं बात करूँ कौशाम्बी जनपद के, तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जनपद कौन-सा है? कौशाम्बी। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जनपद अगर मैं आपसे बोलूँ तो आप बोलोगे कौशाम्बी, और इसे मैं अगर महत्वपूर्ण बोल दूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट बोल दूँ तो शायद मैं यहाँ पर गलत नहीं होऊँगा। क्योंकि जनसंख्या से क्वेश्चन बनते हैं और जब जनसंख्या से क्वेश्चन बनते हैं तो आपसे प्रतिशत तो पूछा ही जा सकता है ना भैया, क्योंकि अनुसूचित जाति का प्रतिशत वाला जनपद सर्वाधिक किस जनपद में है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? कौशाम्बी। भूलना नहीं इस बात को, कौशाम्बी। अल्वारा झील जो कि प्रसिद्ध झील है, किस जनपद में है? तो अल्वारा झील आपकी प्रसिद्ध झील है, ये भी आपकी कौशाम्बी में है। अशोक द्वारा स्थापित यहाँ से प्राचीन बौद्ध स्तूप तथा अशोक द्वारा स्थापित स्तंभ के अवशेष भी कौशाम्बी से मिलते हैं। अगर मैं आपसे बोलूँ कि प्रयागराज मंडल में प्रयागराज के अलावा या प्रयागराज मंडल में अशोक द्वारा स्थापित प्राचीन बौद्ध स्तूप या अशोक द्वारा स्थापित प्राचीन स्तंभ के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो आपका आंसर हो जाना चाहिए कौशाम्बी जनपद। क्या होना चाहिए? कौशाम्बी जनपद। ये महत्वपूर्ण तथ्य थे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। प्रमुख व्यक्ति की बात करूँ तो संत मलूक दास, ज्ञानबोध रत्न खान प्रसिद्ध कृति है इनकी। कौन-कौन सी? ज्ञानबोध और रत्न खान इनकी प्रसिद्ध कृति है संत मलूक दास जी की। और संत मलूक दास जी का जन्म स्थान क्या रहा है आपका? कौशाम्बी जनपद। राजेंद्र प्रसाद जो प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं, इनका भी जन्म स्थान क्या रहा है? इनका भी जन्म स्थान आपका कौशाम्बी जनपद रहा है। इतनी बात समझ में आई आपको? तो मैंने आपको 2 जनपद पढ़ाए कौन-कौन से आपके? प्रयागराज जनपद और दूसरा हम लोगों ने पढ़ा आपका कौशाम्बी जनपद। ठीक है? ये 2 जनपद आपके महत्वपूर्ण फैक्ट मैंने आपके साथ साझा किए। अगले जनपद पर चलते हैं अपना, इस सीरीज़ को सफल बनाते हैं। अगले जनपद की मैं बात करता हूँ तो आपका फतेहपुर है। कौन-सा भैया? अगला जनपद है आपका फतेहपुर। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की मैं बात करूँ तो बेडशीट यहाँ की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में आती है। आयरन फैब्रिकेशन वर्क भी फतेहपुर का है, लेकिन आप किसको याद रखोगे? आप याद रखोगे बेडशीट। किसे याद रखेंगे हम? बेडशीट को। वन डिस्ट्रिक्ट वन क्यूज़ीन की बात करूँ तो बेडमी पुरी। बेडमी पुरी। देखो, एक चीज़ मैं बता दूँ आपको कि किसी जनपद का जो वन डिस्ट्रिक्ट वन क्यूज़ीन है, वो बाद में और भी बढ़ सकते हैं, तो इस चीज़ को लेके आप परेशान ना होइएगा। जैसे अभी मैं आपके साथ साझा कर दूँ, बरेली जनपद की बरेली की बर्फ़ी बहुत फ़ेमस है, उसे वन डिस्ट्रिक्ट क्यूज़ीन में शामिल कर लिया गया है फिर से, ठीक है? वन डिस्ट्रिक्ट वन क्यूज़ीन की श्रेणी में फिर शामिल किया बरेली जनपद की बर्फ़ी। बरेली की बर्फ़ी मूवी भी बनी है, आप लोगों ने देखा ज़रूर होगा, नहीं देखा तो देखिएगा ज़रूर, बहुत बेहतरीन मूवी है। टाइम निकाल के देख लीजिएगा। मैं ऐसा फ़ोर्स नहीं कर रहा हूँ, पढ़ाई भी करिए, लेकिन थोड़ा-सा एंटरटेनमेंट भी ज़रूरी है, तो बढ़िया मूवी है लाइट। अगर आपको लाइट मूड की मूवी पसंद है, हल्की-फुल्की मूवी पसंद है, तो बरेली की बर्फ़ी देखिएगा। मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, पढ़ाई के साथ-साथ एंटरटेनमेंट भी ज़रूरी है, ठीक है? तो बेडमी पूरी की मैं बात करूँ, ये होता क्या है? तो बेडमी पूरी जो होती है आपकी देखो, आप जाते होगे तो एक पूरी आपको अक्सर देखने को मिलती होगी, कहीं पे भी जाते होगे, तो खस्ता कचौरी आप जानते ही हो, खस्ता कचौरी की बात की जाए तो कुछ ऐसी पूरियाँ होती हैं जिसके अंदर दाल भरी होती है ना, उसको हम बोलते हैं बेडमी पूरी। बेडमी पूरी के नाम से उसे हम जानते हैं और वो कहाँ की प्रसिद्ध है? वो आपकी प्रसिद्ध है फतेहपुर, ठीक है? वो कहाँ की प्रसिद्ध है? फतेहपुर की। फतेहपुर जनपद का प्राचीन काल में वत्स महाजनपद का भाग था, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके पास मैं बता दे रहा हूँ कि ये किसका भाग रहा है महाजनपद काल में, तो वत्स महाजनपद का भाग था। ऐसी मान्यता है कि यहाँ का भितौरा स्थान, ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ का भितौरा स्थान किस जनपद का भैया? फतेहपुर जनपद का। फतेहपुर जनपद का भितौरा स्थान भृगु ऋषि की तपस्थली रहा है।
भृगु ऋषि या भृगु मुनि की तपस्थली रहा है भितौरा स्थान और ये कहाँ पर है आपका फतेहपुर में। ये कहाँ पर है आपका फतेहपुर में है। अश्वत्थामा की नगरी भी रहा है, तो अगर अश्वत्थामा की नगरी पूछ लिया जाए क्या है, तो आपका फतेहपुर जनपद है। फतेहपुर जनपद अश्वत्थामा की नगरी भी है। भितौरा स्थान फतेहपुर में है, जिसे भृगु मुनि का आश्रम या भृगु मुनि की तपस्थली के नाम से भी जानते हैं, भितौरा स्थान का। और ये भितौरा स्थान कहाँ पर है आपका? फतेहपुर में। इस जनपद का उल्लेख पुराणों में मिलता है। इस जनपद का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? पुराणों में मिलता है। खजुआ का युद्ध इम्पोर्टेंट है। खजुआ का युद्ध जो 5 जनवरी 1959 को हुआ था। खजुआ का युद्ध 5 जनवरी 1959 किसके-किसके बीच में? औरंगज़ेब और उसके भाई शाह शुजा के बीच में, ठीक है? औरंगज़ेब और उसके भाई शाह शुजा के बीच में युद्ध हुआ था। खजुआ का युद्ध 5 जनवरी 1659 को। याद रखना दारा शिकोह नहीं है खजुआ के युद्ध में। औरंगज़ेब तथा उसके भाई शाह शुजा के बीच में ये युद्ध हुआ था। यह फतेहपुर जनपद में ही है। खजुआ का जो युद्ध हुआ था, खजुआ का स्थान कहाँ पे है? फतेहपुर में है। 5 जनवरी 1659 को औरंगज़ेब और उसके भाई शाह शुजा के बीच में यह युद्ध हुआ था। इस युद्ध में औरंगज़ेब विजयी हुआ था। औरंगज़ेब तो अपने सभी भाइयों से जीत गया था। दारा शिकोह को भी बहुत बुरी तरीके से उसने मारा था। अगर मैं गलत नहीं हूँ, अगर आप लोगों ने इतिहास पढ़ा है, इतिहास की जानकारी है, तो इस बात से आप अवगत होंगे कि औरंगज़ेब ने दारा शिकोह को भी बहुत बुरी तरीके से परास्त किया था और उसकी मृत्यु बहुत मैं बोलूँ कि निर्मम हुई थी, इसकी दारा शिकोह की। ठीक है, बहुत क्रूर शासक था औरंगज़ेब। आगे बढ़ेंगे। अन्य तथ्य की मैं बात करता हूँ तो 52 इमली शहीद स्थल कहाँ पर है आपका? फतेहपुर में। 52 इमली शहीद स्थल कहाँ पर है आपका? फतेहपुर में है। इस जनपद के सरौली गाँव में पहले रेल पार्क का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है? इस जनपद के सरौली गाँव में, इम्पोर्टेंट है आपका। इस जनपद के सरौली गाँव में पहले रेल पार्क का निर्माण किया जा रहा है। कहाँ पर? सरौली गाँव कहाँ पर है आपका? फतेहपुर में, ठीक है? इस जनपद के सरौली गाँव में पहले रेल पार्क का निर्माण किया जा रहा है। यह जिला उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक अरहर उत्पादन वाला जिला है, इम्पोर्टेंट। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक अरहर दाल या अरहर का उत्पादन वाला सर्वाधिक किस जनपद में होता है? उत्तर प्रदेश के अरहर का उत्पादन सर्वाधिक आपका होता है फतेहपुर जनपद में। कहाँ पर होता है? फतेहपुर जनपद में। इस जनपद में मुरार ताल एवं ठिठौरा झील स्थित है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठिठौरा इम्पोर्टेंट है, मुरार उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ठिठौरा झील आप ले लीजिएगा। ठिठौरा झील कहाँ पर है आपका? फतेहपुर जनपद में है। कहाँ पर है? फतेहपुर में। प्रमुख व्यक्ति की बात करूँ तो राष्ट्रकवि सोहनलाल द्विवेदी जी का जन्म स्थान रहा है। गणेश शंकर विद्यार्थी जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। कर्मभूमि इनकी कानपुर रही है। याद रखना, गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्म स्थान रहा है आपका फतेहपुर में। स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, लेकिन इनकी कर्मभूमि कहाँ रही है? कानपुर में। राष्ट्रकवि सोहनलाल द्विवेदी जी का जन्म स्थान भी फतेहपुर रहा है। तो फतेहपुर से जनपद से संबंधित महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने देखी। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका जनपद है, इस मंडल का आखिरी जनपद है, क्या? प्रतापगढ़ जनपद। प्रतापगढ़ जनपद वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की मैं बात करूँ तो यहाँ का आंवला वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में आता है, खाद्य प्रसंस्करण में। वन डिस्ट्रिक्ट वन कुज़ीन की मैं बात करूँ तो आंवला से निर्मित उत्पाद है। सई नदी के तट पर स्थित इस जिले का नामकरण स्थानीय राजा प्रताप सिंह के नाम पर किया गया। ये कहाँ है? किस नदी के तट पर स्थित है? सई नदी के तट पर स्थित है। यह इस जिले के सराय नाहर राय एवं महदहा नामक स्थान मध्य पाषाण कालीन पुरास्थल में आते हैं। सराय नाहर राय और महदहा इंपॉर्टेंट है। सराय नाहर राय कहाँ पर है? प्रयागराज में है और ये मध्य पाषाण कालीन पुरास्थल है। ठीक है, सराय नाहर राय और महदहा दोनों कहाँ पर हैं? प्रयागराज में हैं। इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखिएगा। पर्यटन स्थल की मैं बात करूँ तो यहाँ पे बाराडीह है, बेला देवी मंदिर है, भक्तिधाम मंदिर, मनगढ़, मानगढ़ नहीं है, ये मनगढ़ है, भक्तिधाम मंदिर। ठीक है? यहाँ की मैं झील की बात करूँ तो यहाँ पे अजगरा झील है, यहाँ पे नया झील है। अजगरा एवं नया झील आपका प्रतापगढ़ में है। इम्पोर्टेंट इतना इसमें से मैं बोलूँगा तो केवल ये है बस, सराय नाहरराय एवं मांधाता नामक मध्य पाषाणकालीन पुरास्थल कहाँ पर हैं? तो ये आपके प्रतापगढ़ में है। ठीक है? अजगरा बहुत मुश्किल है कि पूछे। बेल्हा देवी मंदिर सभी जानते हैं। बाराडीह आपसे पूछ सकता है, बाराडीह कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में। बाराडीह कहाँ है आपका? प्रतापगढ़ में। आगे इन्फॉर्मेशन देखते हैं प्रतापगढ़ जनपद के बारे में। इस जनपद को आंवला नगरी के नाम से जानते हैं, इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार प्रमुख पर्यटन स्थल है, ये भी प्रतापगढ़ में इंपॉर्टेंट है। यह जनपद अपनी भूमिगत जल क्षमता का सर्वाधिक दोहन करने वाला जनपद है, ये भी इंपॉर्टेंट है।
ऐसा कौन-सा जनपद है जो अपनी भूमि जल क्षमता का सर्वाधिक दोहन करता है? तो ये है आपका प्रतापगढ़ जनपद। कौन-सा है आपका? प्रतापगढ़ जनपद ऐसा जनपद है जो अपनी भूमिगत जल क्षमता का सर्वाधिक दोहन करता है अभी तक पूरे उत्तर प्रदेश में, ठीक है? प्रमुख व्यक्ति की बात करूँ तो आचार्य भिखारी दास, जिन्हें रीतिकाल का महान आचार्य के नाम से जानते हैं। अनुपम श्याम ओझा अभिनेता रहे हैं। श्वेता तिवारी आप सभी जानते होंगे अभिनेत्री, इनका जन्म स्थान प्रतापगढ़ रहा है। हरिवंश राय बच्चन इनका भी जन्म स्थान प्रसिद्ध कवि रहे हैं, प्रतापगढ़ रहा है। ठीक है? प्रतापगढ़ इनका जन्म स्थान रहा है। तो आज के सेशन में हमने जाना प्रयागराज मंडल के बारे में, इसके जनपद के बारे में, इसके महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में, इसकी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन के बारे में। अगला जो अपना शुरू होगा, अगला जो मंडल होगा, वो होगा आपका अलीगढ़ मंडल। इसी तरह हम 4 जनपद वाले मंडल को पढ़ते जाएँगे, एक-एक मंडल को समझते जाएँगे, इसकी नोट्स बनाते जाएँगे। चीज़ों को सार्थक तरीके से लिखते जाइएगा, आपके एग्ज़ाम में जिस दिन आपकी नोट्स कंप्लीट होगी, यहाँ से बहुत बढ़िया फैक्ट मिलने वाले हैं आपको, बहुत अच्छी जानकारी आपको मिलने वाले हैं। तो हाँ, सेशन को अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आप सभी के लिए मैंने रीज़निंग की भी एक सीरीज़ चला रखी है, तो अगर आप रीज़निंग पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाइएगा, वहाँ पर आपको अभी तक घन की सीरीज़ और आपको वर्णमाला परीक्षण की वीडियो दे चुका हूँ मैं। उस वीडियो को देखिएगा, अगर आपके लिए रीज़निंग इम्पोर्टेंट है तो अपनी प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा करिएगा अगर वो समझ में आया हुआ। इस सीरीज़ को मैं कंटिन्यू रखूँगा, ये चलता रहेगा, हम एक-एक मंडल के बारे में पढ़ते जाएँगे। आपसे अपेक्षा है कि आप सभी लोग इसकी नोट्स ज़रूर बनाते जाइएगा, ठीक है? हैंड रिटन नोट इसको बनाते जाइएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी को टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उसको जॉइन कर लीजिएगा। क्लास नोट की पीडीएफ भी आपको वहाँ से मिल जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं एक नए सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।